राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं, राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है। इसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, इसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नवीन जी करेंगे। पार्टी एक नए जनरेशन को आने वाले समय के लिए स्थापित कर रही है। चुनाव में गए थे पटना में, हमको पता ही नहीं था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इतने विराट रूप में आएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी है। ये मोदी जी की सोच है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारतीय जनता पार्टी में नए युग की शुरुआत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा है और सिर्फ कुछ औपचारिकताएं हैं और बीजेपी का नया अध्यक्ष सब जानते हैं, कागजों पर भी तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से संगठन से लेकर सरकार में लोगों को जिम्मेदारियां बांटने में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। इससे पहले कई राज्यों में सरकार में बड़े स्तर पर बदलाव हम सब ने देखे हैं। बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को, नए लोगों को जिम्मेदारी देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और ना ही ऐसा हुआ जिस तरीके का हम दूसरी पार्टियों में कभी देखते आए हैं। यह सिलसिला 2023 से शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को लाया गया और राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल शर्मा को बैठाया गया। इतना ही नहीं, हरियाणा में दिग्गज नेता मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी गई। ये वो उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बड़े फैसले लिए जिस तरीके से जाते हैं उसके उदाहरण हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने अपने संगठन में शीर्ष पद पर चयन के लिए एक ऐसे नेता का चुनाव किया है जो काफी चर्चा में है। नितिन नवीन बिहार से आते हैं और 5 बार के विधायक हैं। बिहार सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। इसके साथ ही संगठन में भी काम करने का लंबा अनुभव है। यह भी आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है जिसने 4 कार्यकाल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम किया हो और कम से कम 15 साल उसकी सदस्यता रह चुकी हो। बीजेपी ने सिर्फ 45 साल के नितिन नवीन को उस दौर में कमान सौंपी है जब कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष 83 साल के हैं। इससे भी खास बात यह है कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उस समाज से किया है जिसकी आबादी काफी कम है। जिस दौर में जातीय समीकरणों के आधार पर पार्टियों में फैसले लिए जा रहे हैं, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थ समाज से आने वाले 45 साल के युवा नितिन नवीन को जिम्मेदारी देकर सबको चौंका दिया। अब नितिन नवीन के सामने चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। चुनौतियां इस तरीके की जो चुनाव से भी संबंधित हैं, पार्टी से भी संबंधित हैं और इसके साथ साथ जो पार्टी में मौजूदा लीडरशिप है उसकी जो सीनियरिटी है उसका भी ख्याल नितिन नवीन को रखना होगा। आज डिबेट में नितिन नवीन की इसी नई चुनौती के बारे में हम चर्चा करेंगे। बीजेपी और बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की चुनौतियां क्या हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कि किसने क्या कहा है आज दिन भर। सौभाग्य की बात है, हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। प्रामाणिक 5 बार के विधायक। हमारे लिए बहुत सुख का विषय है कि वो मेरे वोटर हैं, मैं उनका वोटर हूं पटना में। तो आज हम लोग के लिए बहुत आनंद का विषय है। खूब सफल हों, देश के लिए बड़ा काम करें, पार्टी को खूब आगे बढ़ाएं, यही शुभकामनाएं। पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है और शायद कांग्रेस में तो संभव है ही नहीं, वहां तो वंशवाद का है। मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेरोगेटिव है, उनकी कार्यशैली है। कई लोग कतार में थे, कतार से कैसे शॉर्ट सर्किट करके आए हैं, तो मुझे लगता है कि शुभकामनाएं
काय का चुनाव है? 3 घंटे में चुनाव होता है क्या? आप बताइए, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, 20 दिन पहले सिंबल होता है, 20 दिन के बाद में, 20 दिन के प्रचार के बाद में होता है। हमने भी चुनाव करवाया, मोदी जी ने कहा करके दिखाएं, दूसरे को गांधी परिवार के अलावा बना के दिखाएं। हमने बनाया भी, चुनाव भी कराया, प्रक्रिया हुई, पेटियां लगी। यहाँ तो पहले से ही तय है कि सबसे किसी कोई आंख ही हमारी तरफ नहीं उठा सके, ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना रहे हैं तो बना लें, उसमें तो क्या है। हम तो क्या कह सकते हैं, 3 घंटे में कोई अध्यक्ष बनता है क्या? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है वो भी विपक्षी दलों के गले नहीं उतर रहा है। उसका कारण भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के परिदृश्य में देखने पर केवल एकमात्र ऐसी पार्टी नजर आती है जहां पर एक सिस्टमैटिक तरीके से जो अध्यक्ष का चुनाव है और अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर के जो असमंजस का जब तक डिक्लेयर ना हो जाए या जब तक वो नाम सामने ना आ जाए जो माहौल रहता है वो बड़ा दिलचस्प रहता है। दूर दूर तक बीजेपी के बड़े से बड़े लीडर्स भी ये नितिन नवीन के नाम को सोच रहे होंगे। ऐसा सोचना भी अपने आप में एक दुश्वारी भरा काम है, इसमें कहीं किसी को कोई दो मत नहीं है। आप देखिए कि जिस तरीके से राष्ट्रपति का चयन होता है या 3 राज्यों में हमने मुख्यमंत्रियों का उदाहरण दिया, या इससे पहले जब रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल पद पर रहते हुए उन्हें राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा दिया, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो बीजेपी सरप्राइज करने की राजनीति जिस तरीके से लगातार करती आई है उसके बड़े उदाहरण हैं। यहां उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए योगी आदित्यनाथ का जो नाम था 2017 में दूर दूर तक कहीं चर्चा में नहीं था और जब ली तो सीधे शपथ ले ली। अब नितिन नवीन के सामने जो चुनौतियां हैं, 2-3 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो यह है कि संगठन में जो अभी मौजूदा स्थिति है, अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष कई जगहों पे चुने गए हैं उत्तर प्रदेश में, उन सारे लोगों को साथ में रखना एक चुनौती। दूसरी चुनौती जो पार्टी के अलावा जो पार्टी की सरकार है उस सरकार में जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ में किस तरीके से अपना सामंजस्य बिठाना। और तीसरा सबसे बड़ी बात, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है वहां पर बीजेपी किस तरीके की स्ट्रेटजी के साथ में उतरेगी, यह नितिन नवीन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और उसमें भी चुनौतियों में चुनौती है पश्चिम बंगाल। हम आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ जेपी लोहिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मोहम्मद एहतशामुल हक हैं जो टीएमसी के लीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही लोगों का। लोहिया साहब, सबसे पहले मैं आपसे आज इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। आपको जो नए अध्यक्ष मिले हैं, आपकी नजर में या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की नजर में उनके सामने चुनौतियां क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के और देश के सभी सम्मानित अपने देशवासियों को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही साधारण से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। और रही बात चुनौती की, चुनौती देखिए, हमारे संगठन के अंदर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हम सब सभी चुनौतियों का सामना करते हैं और 24 घंटा निरंतर पार्टी की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। यह केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसमें कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और मुझे फक्र है आपके सामने इस बात कहने में, मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि मैं भी कभी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं। ये किसी और पार्टी में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से सींचा है, अपने खून पसीने से यहाँ पर 2 से ला करके आज 302 पर खड़ा किया है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें किस कार्यकर्ता का कब कहां नाम आ जाए, ये उस कार्यकर्ता की कार्यशैली पर, उसकी निष्ठा पर, पार्टी के अंदर कितनी मेहनत से लगन से काम किया, यह सब निर्भर करता है। शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मैं क्या, पूरी देश की दुनिया, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर कोई भी कार्यकर्ता पार्टी में मंत्री, मुख्यमंत्री, महामंत्री, संगठन में कोई भी बन सकता है। ठीक है, पार्टी की आपने जो विचारधारा है या जो कार्यशैली है उसका तो वर्णन किया है। मेरा सवाल अभी भी वहीं पे टिका हुआ है।
लोहिया जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने नितिन नबीन के नाम का चयन किया, वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, इसके पीछे कुछ तो सोच रही होगी ना। नितिन नबीन को फ्रंट पे लाना, आप पार्टी कार्यकर्ता के रूप में ही अगर जवाब दे दें कि क्या सोच रही होगी, उनको क्या करना है आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है शेखर जी, वो मंडल अध्यक्ष से शुरुआत करता है अपनी, और जमीन पर काम करता है, लोगों से टच रहता है, लोगों की मूल भावना को समझता है, लोगों के सुख दुख में दर्द में हमेशा शामिल रहता है। तो चुनौतियों का सामना भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बहुत आसानी से, क्योंकि हम लोग हर वक्त क्षेत्र की जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, हर वक्त लोगों के सुख और दुख के साथ ही हम लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पर एक जो कनेक्टिविटी होती है देश की जनता के साथ, देश की जनता की भावनाओं के साथ, वो हम बहुत बखूबी, चाहे हमारा मंडलाध्यक्ष हो, हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये केवल आपको भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ऐसा मिलेगा आपको जो देश की जनता के साथ कनेक्ट करता हुआ होगा। देश की जनता के साथ में कितना कनेक्ट होगा नितिन नबीन का, ये तो आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि अभी तो कनेक्ट उनको अपनी पार्टी के भीतर ही बनाना है लोहिया जी, जो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वो बिहार की स्थानीय राजनीति से उठ करके राष्ट्रीय पटल पर आए हैं। सीधे सीधे दो चीजें हमें दिखाई देती हैं, एक तो पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु, जहां आपकी पूरी सीनियर लीडरशिप ने, केंद्रीय नेतृत्व ने ताकत झोंक रखी है। नितिन नबीन पश्चिम बंगाल में कितना असरदार होंगे? शेखर जी, मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, वो मेहनत करता है, जमीन पर उतरकर काम करता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अभी पीछे बिहार का चुनाव हुआ, मेरी स्वयं ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के छपरा जिला में लगाई, और मैं दिल्ली से उठ करके पिछले 1.5 साल से वहां काम कर रहा हूं। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निष्ठावान होकर और मेहनत और शिद्दत के साथ काम करता है। नितिन नवीन जी भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और ऊंचाइयों पर जाएगी। चलिए ठीक है लोहिया जी, हमारे साथ एहतेशामुल जी भी हैं। हम सीधे रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां से हमारे टीएमसी के लीडर जुड़े हुए हैं। एहतेशामुल जी, ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक निष्ठावान कार्यकर्ता को बकौल लोहिया जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित करवाया है, सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी भी पश्चिम बंगाल के चुनाव पर गहरी और पैनी नजर रखे हुए है। आपको एहतेशामुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। नहीं, एहतेशामुल जी की आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कनेक्ट करवाता हूं दोबारा आपको, हमारे कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज नहीं आई एहतेशामुल जी। ये जिस तरीके से मैं वापस लोहिया जी आपसे ये समझना चाहूंगा, जब तक हमारे साथ में हक साहब जुड़ते हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में हमने देखा है कि राजनीति जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ी है, क्या वहां पर नितिन नबीन के नए अध्यक्ष बनने के बाद जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, किसी तरीके का कोई परिवर्तन वहां पर हमें देखने को मिलेगा, या वो चीज भी, वो फॉर्मूले भी पहले से सेट हैं और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ उसको अमली जामा पहनाएगा? हाँ शेखर जी, अगर ये बात तो आप किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछते तो अच्छा लगता। मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और यहाँ पर पूरा हमारा जो शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठ करके चुनाव की सारी प्रक्रियाओं को एक साथ बैठ करके किस प्रकार से हमें चुनाव में जाना है, सारी चीजें तय करता है। और ये हमारी पार्टी की यही सबसे बड़ी खूबी है। हम लोग एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ कनेक्टिविटी बना करके हमारा जो शीर्ष नेतृत्व चलता है, तो निश्चित तौर पर पश्चिमी बंगाल के एक एक कार्यकर्ता के साथ हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये आशा और विश्वास के साथ नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हम इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से बंगाल में आज हालात हैं और ममता दीदी ने जिस प्रकार से वहां के हालात कर दिए हैं, आज तुष्टीकरण की राजनीति वहां चरम पे है। जिस प्रकार से वहां हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और जो सबसे बड़ी बात पश्चिम बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बहुत चरम पर फैला है, तो निश्चित तौर पर नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा सारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में मेहनत करेंगे और वहां की जनता का आशीर्वाद अब की बार हमें मिलेगा। लोहिया जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट फैक्टर उस तरीके से अपने रणनीति में नहीं रखती है, लेकिन नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं और पश्चिम बंगाल में करीबन 2.7% के आसपास ये समाज कायस्थ समाज के लोग हैं और करीबन 78 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में जहां पर कायस्थ समाज ठीक ठाक पोजीशन में है, विन विन सिचुएशन में वो ले आकर के पार्टी को खड़ा कर देता है। तो हम इस बात को एक बार में क्यों मान लें कि कास्ट फैक्टर आपके इस चुनाव में सामने नहीं था? शेखर जी, देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। और आपने कहा नितिन नवीन जी कायस्थ समाज से आते हैं, निश्चित तौर पर कोई भी अध्यक्ष बनेगा वो किसी ना किसी समाज से तो आएगा और सवाल हर अध्यक्ष के लिए खड़ा यह होगा। तो हम ये जातिवाद की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी देश सेवा की, देश राष्ट्र प्रेम के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। देश को सर्वप्रथम हम लोग रखते हैं। देश की किस प्रकार से तरक्की हम लोग कर सकते हैं उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। हमारे लिए सर्वप्रथम देश है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है। तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी का भ्रष्टाचार, ममता जी का तुष्टीकरण, वो वहां की जनता आज पूर्ण रूप से हताश है, वहां निराश है, लोग परेशान हैं, हिंदू वहां पर पलायन कर रहे हैं और जिस प्रकार से वहां घुसपैठिए बहुत बड़ी संख्या में वहां पर आ रहे हैं, वो सारी चीजें वहां की जनता देख रही है। इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ एक कह सकता हूं कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा सरकार बनाएगी। ठीक है, एहतशामुल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी शेखर जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। सबसे पहले नमस्कार मैं आप लोगों को। मेरी थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम थी और मैं अपनी ओर से मैं बधाई दूंगा हमारे जो अभी बिहार के रहने वाले 5 बार के विधायक नितिन नवीन जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही है, उसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। उन्होंने बहुत कम उम्र में उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। कल हो सकता है कि उन्हें शपथ लेना होगा, जो भी प्रक्रिया होगी। सबसे पहले मैं उनको बधाई दूंगा, लेकिन साथ साथ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा 2026 में इलेक्शन जो सामने पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है, कहीं न कहीं सबसे बड़ी चुनौती हमारे पार्टी, हमारी सरकार और हमारी नेत्री जो पश्चिम बंगाल की शेरनी है ममता बनर्जी से करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जो सपना भारतीय जनता पार्टी 2021 से देखा हुआ था, उनका स्लोगन था अब की बार 200 के पार, लेकिन फिर से देख रहे हैं पिछली बार 2021 में शेखर जी पूरा कैबिनेट, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, रक्षा मिनिस्टर, तमाम लोग आकर करके यहाँ कोलकाता के ऐतिहासिक होटल वेस्टिन में समझ लिए इन लोगों ने 2 महीना का जमावड़ा कर लिया था। क्यों? कि पश्चिम बंगाल को सत्ता में हासिल करना है। लेकिन 2026 में फिर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कल सिंगूर में भी अपनी रैली में बहुत बड़ी भाषण दे रहे थे। उसके एक दिन पहले मालदा में हमारे बहुत जबरदस्त तरीके से भाषण दे रहे हैं। अब हम लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 58 लाख लोगों का नाम SIR के माध्यम से पश्चिम बंगाल में निष्कासित हुआ, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन प्रतिनिधि करने वाले बैठे हैं, 58 लाख लोगों में कितने घुसपैठिया
कितने रोहिंग्या निकले इसका सूची दे आपके चैनल के माध्यम से। बहुत अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के एलिगेशन जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, आज पश्चिम बंगाल में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ से टैक्स के पैसे, मनरेगा का पैसे, 100 दिन का पैसे, जो हमारे 1,96,000 करोड़ शेखर जी जो हमें दे नहीं रहे हैं, हमें भीख जिस हिसाब से 1,000-2,000 करोड़ भीख के तौर पर देते हैं, हमारे यहाँ के पैसा, टैक्स के पैसा ले जाने के बाद, क्यों कि इनसे बंगाल के लोग इनसे प्रभावित हो। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं हमारी नेत्री ममता बनर्जी का, जिन्होंने 94 योजनाएं दे करके हमारे पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता के लिए काम करती हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी देखिए कहीं न कहीं ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, बड़ा बड़ा जुमलेबाजी करते हैं। ना 15 लाख आया, ना 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, ना 400 का सिलेंडर 200 मिला, ना विदेशों से काला धन आया। तो शेखर जी ये पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगी। आप पश्चिम बंगाल में इनकी सपना देखने का सभी को अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनका सपना साकार नहीं होगा। इसलिए बंगाल के लोग बहुत शिक्षित है और यहाँ हिंदू मुसलमान को लेकर के राजनीति नहीं होती है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के हिसाब से होती है। यहाँ हिंदू मुसलमान की काट यहाँ नहीं चलेगी। शेखर जी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल आदित्य जी, चूंकि आपने भद्रलोक की बात छेड़ दी है तो मैं अपने दर्शकों के सामने वो आंकड़ा भी रख देता हूं लगे हाथ, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके पास ही आता हूं। ये समझिए पश्चिम बंगाल में भद्रलोक किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल में एक तबका ऐसा भी है जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल है, और केवल इंटेलेक्चुअल पश्चिम बंगाल में ही नहीं है, दुनिया में उसका डंका बजता है, जो उसका इंटेलिजेंसिया है। अब आप समझिए कि ये जो भद्रलोक है, इस भद्रलोक समुदाय में कम से कम 15 से 20% ये कुल वोट बैंक है। आप इस बात को समझिए। और बंगाल के 78 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी, अगर हम इसी गुणागणित में चले जाएं तो 78 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये भद्रलोक सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है। अच्छी खासी आबादी कोलकाता में कायस्थों की है। इसके अलावा बंगाली भद्रलोक में कौन कौन है? कायस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, वैद्य समुदाय है, ये सारे ही लोग इसमें आते हैं। जहां टीएमसी ने जीत हासिल की थी, ये भी आपको हम बताते चले। अब आप आइए कि पिछली बार कैसे चीजें आगे बढ़ी। कोलकाता में 11 विधानसभा सीटें हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जीत हासिल की थी। हुगली में 18 हैं, 14 पर टीएमसी थी, 4 पर बीजेपी थी। 24 उत्तर परगना 33 सीटों में 28 पर बीजेपी, 28 पर टीएमसी और 5 पर बीजेपी। हावड़ा में 16 सीटें हैं, टीएमसी ने सारी जीती थी। तो ये मोटा मोटी आप आंकड़ा अपने दिमाग में रखें हमारे दर्शक कि किस तरीके से ये 78 सीटें काउंट होती हैं। एहतशामुल जी, मैं वापस फिर से आपके पास आऊंगा। देखिए, आपने कहा कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी के पूरी लीडरशिप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो ममता बनर्जी का किला फतेह नहीं कर पाए, उस किले को भेद नहीं पाए। मानते हैं इस बात को। लेकिन दूसरा पहलू भी है, जो पार्टी वहां पर शून्य पर थी, 2-4 विधायक भी उसके पास नहीं होते थे, वो जाकर के 70-72 पे खड़ी हो गई। तो हम इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि 2021 में जितनी ताकत उन्होंने झोंकी, आधा रास्ता उस समय तय किया, और ये नितिन नवीन के आने के बाद अगर 78 सीटों पर उनका ठीक ठाक प्रभाव आ जाता है तो ये 250 के आसपास तो अभी खड़े दिख रहे हैं। देखिए, ये नामुमकिन वाली बात है, आंकड़ा लगाना ठीक है, लेकिन यहां किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को यहां सत्ता में वो प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं दोबारा, 2021 में इस तरह का नैरेटिव बनाया था इनके उस टाइम के सभापति राज्य के श्री घोष बाबू, दिलीप घोष थे। उनका बड़ा बड़ा स्लोगन था कि अब की बार 200 के पार। लेकिन जनता ने समझ लिए, यहाँ की जनता जो शिक्षित जनता है, जैसे आपने कहा भद्रो लोग, यहाँ भद्रो का मतलब होता है उनको जात से कोई मतलब नहीं है, उनको जात पात से कोई लेना नहीं है, उनको शांति चाहिए। और पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता एक प्रदेश है जहां शांति है। और हमारे यहाँ जितने भी हमारे सबसे बड़े अगर सेफेस्ट सिटी
महिलाओं में अगर आता है तो हमारा सिटी ऑफ जो है कोलकाता आता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं तृणमूल का नेता हूं, इस हिसाब से मैं इस बात से कह रहा हूं कि आप देखेंगे यहाँ किसी तरह का कुछ नहीं है। छिटफुट एक दो घटना हो जाती है, वो हर जगह थोड़ी बहुत घटना होती है, लेकिन इससे अच्छा गरीब परिवार सिटी जिसको कहते हैं, यहाँ हर भाषा, हर जाति, हर समुदाय, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, SC, ST, OBC सभी लोग एक छतरी के नीचे रहते हैं। जिस हिसाब से एक छतरी में तमाम देखिए लोग खड़े हो जाते हैं, जो एक गुलदस्ता जिसे कहा जाता है, ये पश्चिम बंगाल संप्रीति का भी सिटी कहा जाता है, जिसे सिटी ऑफ जो है, यहाँ हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो है सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली मुख्यमंत्री है। उनका कहना है कि धर्म सबका जुदा जुदा लेकिन उत्सव हम सबका, हम तमाम लोग। देखिए मैं दुर्गा पूजा मैं मनाता हूँ, दुर्गा पूजा में हम लोग समझ लिए कि हर एक कम्युनिटी के लोग शामिल होते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं, छठ मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, ईद मनाते हैं। आप सोच नहीं सकते, बुद्ध पूर्णिमा से लेकर के जितने भी हमारे कम्युनिटी है पश्चिम बंगाल के सभी लोग, हम लोग एक साथ में उत्सव मनाते हैं। वजह है कि ये भाईचारा का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से विराजमान हुई है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान और बांग्लादेश लेकर करके, और इसके अलावा कोई बात नहीं है। ना 15 लाख आया साहब, आपको देखिए देश के 80% से 86% हमारे देश में हिंदू भाई है। सबसे अगर ज्यादा प्रताड़ित अगर हो रहे हैं तो हिंदू भाई हो रहे हैं। मुसलमान को दिखाते हैं कि मुसलमान ऐसे हो जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, लेकिन ये डर दिखला कर करके सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसको इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। नए देश की आर्थिक अवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि 400 का सिलेंडर आज 1100 में मिल रहा है। सबसे ज्यादा अगर पॉकेट अगर खाली हो रहा है तो हमारे हिंदू भाइयों का है, जो भोले भाले हमारे हिंदू भाई भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के ऊपर में विश्वास कर लेते हैं। अरे ये मुल्क सभी का है, जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है, उतना बौद्ध का है, उतना जैन का है, उतना ST का है, उतना OBC का है। लेकिन यहाँ सभी को एक नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं समझ लिए सिर्फ जो है हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं भाइयों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है एहतशामुल जी, मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। बाकी जो भी आरोप लगाए हैं उसका जवाब तो लोहिया जी देंगे, लेकिन मैं आपसे दो चीजों पर क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। एक तो आपने अभी अभी जो बयान दिया उसमें आपने कहा कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से जीत नहीं सकती। यह बयान आपने दिया कि किसी भी कीमत पर। 2021 में ममता बनर्जी की जीत के बाद जो कीमत चुकाई वो पलायन करते हुए हिंदुओं ने चुकाई, जिनको असम में जाकर के शरण लेनी पड़ी। एक सवाल तो उस पर बनता है। दूसरा, आपने ये कहा कि 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया, या जो महंगाई का भी आपने आंकड़ा रखा उसमें आपने कहा कि सबसे ज्यादा तकलीफ हिंदू भाइयों को हो रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल का जो बाकी का मुसलमान है या जो अन्य जात के या धर्म के लोग हैं, उनको ऐसी कौन सी फैसिलिटेशन है कि आखिर सफर हिंदू कर रहा है पश्चिम बंगाल में, बाकी सब आराम में है? मैं आपके ही बयान से सवाल उठा रहा हूं। देखिए, सफर जो हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं उसकी वजह हमने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया, एग्जांपल इसलिए दिया कि सबसे ज्यादा हमारा भारत में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, जिसका सीधा असर जो है हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए कि 14% वाले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि ये तो पर्चर बनाने वाले हैं, ये तो कुछ काम नहीं करते हैं, ये समझ लिए इनके न पास न एजुकेशन है, लेकिन ये गलत बोलते हैं। आज मुसलमान बड़े बड़े ओहदों में हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में थे, हमारे समझ लिए गवर्नर के रूप में, किस प्रोफाइल में हमारे मुसलमान नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर करके हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा था। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आपके चैनल के माध्यम से, कि हिंदू भाई जो हमारे बांग्लादेश से हिंदुस्तान में 1971 के बाद आए हैं, जो मतुआ समाज से वो जाना जाता है, मतुआ समाज से,
जहां 2021 में 29 विधायक और 2 एमपी 2024 में दिए उन्होंने चुन करके, लेकिन उनको समझ लिए, उनको ये लोग एसआईआर के बहाने उनकी वोटिंग प्रक्रिया को जो है खत्म की जा रही है। और उन्हीं के जो यहाँ के एमओएस मिनिस्टर है हमारे भारत के, उन्होंने हजारों हजार लाखों लाख लेकर के हिंदू भाइयों को कह रहे हैं कि आपको एनआरसी के बहाने हम आपको नागरिकता देंगे। वो जो है देखिए, ये केंद्र में जो हमारे ही यहाँ के हिंदू भाई है, जो नेता है, उनका समझ लिया अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक तो है, ये सबसे ज्यादा जो है हिंदू भाई है। ठीक है, मैं आता हूं। आपने मेरे आधे सवाल का जवाब दिया है, आधे का नहीं दिया, लेकिन अब मैं लोहिया जी के पास जाऊंगा, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। लोहिया जी, एहतशामुल जी के आपने तमाम जो दलीलें हैं, जो आरोप हैं, उसको बड़ी गंभीरता से सुना होगा। उनका कहना यह है कि आप हिंदुओं को डराते हैं, हिंदुओं को बरगलाते हैं और फिर वोट बैंक में जाकर के सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी की लीडरान की जो सबसे बड़ी चिंता है वो हिंदुओं को लेकर के है, जो एहतशामुल जी के बयानों से भी सामने आ रही है। आप क्यों डराते हैं टीएमसी की नजर में हिंदुओं को? शेखर जी, एक बात तो मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री ने और आपने कभी भी उनके मुख्य वाणी से कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं सुना होगा। 140 करोड़ भारतवासियों की वो बात करते हैं। अभी इन्होंने कहा, हक साहब ने, कि एक नजर से देखना चाहिए। क्या ममता एक नजर से देखती है? जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम होता है, ममता दीदी एक नजर से देखती हैं? वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, लेकिन ममता दीदी का मुंह सिल जाता है, ममता दीदी नहीं बोलती है। जब वहां बेटी के साथ में व्यभिचार होता है, अत्याचार होता है, तो ममता दीदी की जबान सिल जाती है। जब वहां उनका एक विधायक बाबर के नाम से मस्जिद बनाता है तो उनका मुंह सिल जाता है, नहीं बोलते हैं। तो जिस प्रकार से वहां की जनता आज त्रस्त है ममता दीदी से, ममता दीदी की सरकार से, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ वहां की जनता का मोह हो रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी एक और इन्होंने एक बात बड़ी घमंड के साथ कहा इन्होंने कि ममता दीदी को कोई नहीं हरा सकता। मैं आप चैनल के माध्यम से शेखर जी एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी एक ऐसे घमंडिया नेता बैठा था जिसने ये कहा था कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। क्या दिल्ली की जनता ने उसका घमंड तोड़ा? क्या नहीं तोड़ा? घमंडिया का हमेशा नीचा होता है और ये लोग घमंड से जाएंगे, हम लोग विनम्रता पूर्वक पश्चिम बंगाल की जनता के सामने जाएंगे, हम नम्रता पूर्वक पश्चिम बंगाल की जनता के सामने जाएंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से इनका घमंड, जिस प्रकार से वहां आज हिंदुओं पे अत्याचार, हिंदुओं के कत्लेआम, वहां पर भ्रष्टाचार, ये सारी जो चीजें हैं, वहां पर ममता दीदी की सरकार पूर्ण रूप से फेल है शेखर जी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम लगभग 39-40% पे आज पश्चिम बंगाल के हम लोग हैं वहां पर। और जिस प्रकार से वहां की सरकार जो अत्याचार वहां पर हिंदुओं पर कर रही है, जिस प्रकार से दोहरा चित्र ममता जी का वहां देखने को मिला है, जब हिंदुओं का कोई त्योहार होता है तो हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये क्या एक नजर से देखने की बात है? ममता जी की नजर एक ही तरफ है और वो केवल तुष्टीकरण पे है, केवल तुष्टीकरण, क्योंकि वहां पर एक वर्ग विशेष की वोट ज्यादा है, इसलिए उनके लिए उनकी नजरिया दूसरा है और हिंदुओं के लिए वहां उनका नजरिया दूसरा है। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे माध्यम से बनने जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। और दूसरा इन्होंने कहा कि पिछली बार प्रधानमंत्री हमारा शीर्ष नेतृत्व, इनको मैं एक चीज याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे चुनाव को भी बहुत मेहनत के साथ, शीर्ष नेतृत्व के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, सभी मंत्रियों के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ती है। ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारा शीर्ष नेता वो कार्यकर्ता बन करके जमीन पे काम करता है। और इसका उदाहरण शेखर जी आपने बिहार के अंदर देखा होगा, हमारे सारे राष्ट्रीय मंत्री किस प्रकार से बिहार में मेहनत कर रहे थे और उसके फलस्वरूप बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। ठीक है, मैं एहतशामुल जी, आप
आपसे ये जानना चाहूंगा कि दो चीजें हैं। एक तो ये कि 2021 में जब विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में खत्म हुआ, मेरा वो सवाल अभी भी वहीं पे टिका हुआ है कि बहुत व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई। हम पत्रकार के रूप में वहां पर थे, ग्राउंड पे हमने देखा था कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें हमसे छिपी हुई हैं। स्थिति ये थी कि वहां की जनता ये कह रही थी कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, लेकिन नई सरकार चुनी गई थी, चुनाव हुआ था और यह बात पूरी तरीके से राज्य सरकार पर छोड़ी गई कि वो कैसे कानून व्यवस्था वहां पर कायम करती है। लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग असम की तरफ पलायन करके गए, उनमें से कई आज भी नहीं लौटे हैं, वो वहीं शिविरों में पड़े हुए हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक तो ये स्थिति क्यों बनी हुई है अभी भी, आप दूसरे सामने अब मुहाने पे फिर चुनाव आके खड़ा है। दूसरा, बीजेपी का साफ साफ आरोप है कि आपके यहां यानी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का जब कोई तीज त्योहार होता है तो उसकी परमिशन हाईकोर्ट से निकलवानी पड़ती है और ममता सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आपने भी अपनी पूरी बात में हिंदुओं को ही बेचारा कहा है, तो आखिर ये इतना हिंदू बेचारा पश्चिम बंगाल में क्यों हो गया? बेचारा का मतलब मेरा जो जबान से निकला है, ये पूरे देश के, पूरे भारत के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए बेचारा नहीं निकला है। उन्होंने ठगे हैं, ऐसा कोई बचा नहीं है जिसको मोदी जी ठगा नहीं। कल तक के इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मतलब कल तक ये इस्तेमाल करते हैं अपोजिशन पार्टियों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इनका आप देखिए कि ये ईवीएम चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं, लेकिन आपने देखा कि ईडी के माध्यम से ये डेटा भी चोरी करने वाली पार्टी बन गए, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से मिसाल दिया जाता है कि बरेली के बाजार में नीचे झुमका भी नहीं गिरा है बरेली के बाजार में नीचे स्तर पर, उतना भारतीय जनता पार्टी पर मतलब गिर गई है। ये किसी भी हद तक जा सकती है सत्ता को पाने के लिए। आपको समझना होगा, ये नैरेटिव तैयार करते हैं, ये हिंदू मुसलमान के नैरेटिव तैयार कर करके। अरे तो वो तो आप भी कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर जीत हासिल करेंगे, बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। ये तो आप भी कह रहे हैं, आपने कहा ना कि हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। उसकी वजह है कि हमें कमांड अरे है किसी अपने जनता पर, जनार्दन, किसी भी कीमत का जनार्दन है, अरे कमांड है। एहतशामुल जी, किसी भी कीमत का मतलब होता है कि वो पलायन, हिंदुओं जिसने वोट दिया, नहीं, किसी कीमत का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में हमारे भोले भाले जो भी पश्चिम बंगाल के मतदाता, 7 करोड़ 66 लाख जो मतदाता है, वो कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ के जनता, यहाँ के आवाम बहुत शिक्षित है, पहले सोचेंगे फिर उसके बाद में अपना मत का प्रयोग करेंगे। ये समझना होगा, ये बंगाल है, ये बंगाल ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये बंगाल हमारे विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये बंगाल है। यहाँ हिंदू मुसलमान की काट शेखर जी किसी कीमत पर नहीं चलेगी। भारत में हर जगह जो हिंदू कार्ड की बात है, यहाँ हम लोग एक साथ में रहते हैं किसी भी कीमत पर। मैंने पहले भी कहा कि हमारे अच्छा एक धर्म का, ठीक है, हमने आपकी बात समझ ली। एक चीज मुझे बता दीजिए, ये जो ईवीएम पर आपने आरोप लगाया है, भाई पश्चिम बंगाल में अभी 2021 में भी आपकी ही सरकार चल रही है, अभी भी वहां पे आपकी ही सरकार है, तो अगर ये इतनी फिक्सिंग कर लेते हैं तो भाई आपकी सरकार कैसे चल रही है? क्या मतलब आपका भी कुछ चुनाव आयोग से चल रहा है क्या? अगर ईवीएम खराब रहती है तो मतलब उनकी आपकी सेटिंग तो उनसे भारी पड़ गई। फिर यहाँ मेरा सब कुछ है, यहाँ मेरी पुलिस है, मेरे लोग हैं, यहाँ हम लोग को मालूम है किस हिसाब से हम अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें। आपने देखा नहीं? ठीक, आइए लोहिया जी, आप आ जाइए मैदान में। डेटा चोरी करने आए थे, हमने अपनी सामान की रक्षा हमारे नेतृत्व खुद की है। ये बात तो आपको समझना होगा। हम समझ रहे हैं, अब इसका जवाब लोहिया जी देंगे। लोहिया जी नहीं चलेगा, बताइए साहब। साम दाम दंड भेद, बिल्कुल जी, मूल बात आपने, शेखर जी, मूल बात आपने इनके मुंह से निकलवाई ली। नहीं, आप अपनी बात कहें, हमारा काम जो है वो हमें करने दीजिए। आपको इससे कोई आपत्ति है क्या? मतलब उन्होंने तो साफ साफ कहा कि अगर आप अपनी ईडी सीबीआई भेजेंगे तो उनके पास भी अपने लोग हैं, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है तो उनके कैडर की तरीके से काम करता है। मतलब एहतशामुल जी, इससे खुल करके क्या बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की पुलिस, पश्चिम बंगाल की ब्यूरोक्रेसी, वो उनके पार्टी कैडर की तरीके से काम कर रही है? इससे ज्यादा बेचारे क्या खुल के बोलेंगे अब वो? लोहिया जी, आ रहा हूं। शेखर जी, इनामुल जी के
बयान को पूरी देश की जनता ने सुना है आज, और हम तो उसी दिन से इस बात को उठा रहे हैं कि ये लोग जिस प्रकार से हिंदुओं के बीच में जाकर उनका पलायन करा रहे हैं, उनकी हत्याएं करा रहे हैं, ये लोग खुलकर हिंदुओं के विरोध में हैं। टीएमसी ममता सरकार पूर्ण रूप से हिंदुओं के खिलाफत कर रही है, हिंदुओं को मारकाट कर रही है, हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर रही है। ये आज इनके बयान से स्पष्ट हो गया है। आपके राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इन्होंने इस बात की आज हामी भरी है। दूसरी बात, इन्होंने अभी ईवीएम की बात की। अब निश्चित तौर पर 2-3 बार से ये लोग सरकार में हैं, कम से कम इनको तो इस बात से परहेज रखना चाहिए। जो लोग सरकार चला रहे हैं वो लोग भी अगर इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं तो ये देश की जनता इस चीज में वो तो एहतशामुल जी कह रहे हैं, नहीं लोहिया जी एजेंडा है वो, लोहिया जी वो तो एहतशामुल जी कह रहे हैं कि उनको भी सारे तरीके पता हैं, आपके तरीके पे उनका तरीका भारी पड़ा। वो तो खुले हम ये बात कह रहे हैं, अब क्या कहें वो एहतशामुल जी, अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे? आप बताइए आप क्या करने वाले हैं इस बार? शेखर जी देखिए, शेखर जी, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंसी अपने एक अलग आयोग है और चुनाव आयोग अपना अलग काम करता है। इन लोगों के एजेंडे में देश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। ये लोग जब ये हार जाते हैं किसी स्टेट में तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे। ये तो बहुत पुराना इन लोगों का फंडा हो चुका है, इसको जनता समझ चुकी है। अगर ये लोग पश्चिम बंगाल में जीतते हैं तो ईवीएम कहां चली जाती है? अगर ये हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम कहां चली जाती है? कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम कहां चली जाती है? वही ईवीएम तो है ना। तो ईवीएम का तो रोना ये लोग रोते रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार की सच्चाई आज आपके चैनल के माध्यम से टीएमसी के प्रवक्ता ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है कि हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं की हत्या, ये अपनी जो सरकार है, अपनी वहां की जो पुलिस है, उसके माध्यम से साम दाम दंड भेद करके वहां के वोटरों को डरा करके ये लोग सत्ता में बैठे हैं। लेकिन याद रहे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल की जनता, क्योंकि इतनी बुरी त्रस्त है जिस प्रकार के वहां हालात हैं। आज लोगों के वहां पीने को पानी नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, और ये किस प्रकार की बात करते हैं? हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ये ममता एक नजर से देख रही है। अरे ममता दीदी को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। अगर आप एक नजर की बात कर रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम अगर कोई करती है तो सबसे ज्यादा ममता दीदी करती है, टीएमसी की सरकार करती है। अब एहतशामुल जी, बीजेपी का सीधा आरोप है कि हिंदू मुसलमान बीजेपी नहीं, पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बचाने और चलाने और बनाने के लिए टीएमसी ही करती है, और अगर टीएमसी ऐसा नहीं करती, चुनाव आयोग के साथ में सांठगांठ न करती, तो 2-3 बार से ममता बनर्जी कैसे जीतती आ रही हैं? क्योंकि ईवीएम को तो आपने पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब मान लेते कि मशीन खराब है, तो जो आदमी उसके इर्द गिर्द हैं या जहां से वो आ रही है, फिर तो ये सेटिंग का खेल हो गया। आपकी सेटिंग भारी पड़ रही है बीजेपी पे। देखिए, सेटिंग की बात ऐसा है कि हम लोग तो देखिए पश्चिम बंगाल को तो ये हासिल नहीं कर सकेंगे। अब रहा जो आप सेटिंग करते हैं ईवीएम में क्या जी कह रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू का ठिका सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं लेकर रखा। एक सिर्फ वो उन्होंने राम मंदिर की तामीर की है पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, लेकिन अगर हिंदू में देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी है तो हमारी ममता बनर्जी का है। देखिए, दुर्गा प्रांगण का नींव डाल दिया। आप देखिएगा सिलीगुड़ी में वहां महाकाल मंदिर का निर्माण ऑलरेडी शिलान्यास कल 2 दिन पहले हो चुका है। आपने देखा कि 4 बहुत बड़ा समझ लिए कि जो मंदिर है, जो पुरी की मंदिर आती है, वहां जगन्नाथ धाम, अयोध्या गई है ममता जी में आकर करके ये हुआ। आप देखिए कालीघाट का स्काई वॉक, आप देखिए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जितने योजनाएं, जितने धार्मिक स्थल को आज सब सागर बार गंगा सागर एक बार, जहां 50 लाख पूरे देश से शरणार्थी वहां स्नान करने के लिए आते हैं, इसकी सारी सुविधा हमारी नेत्री ममता बनर्जी करती हैं। आप सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर है हिंदू में तो हमारी नेत्री ममता बनर्जी है। आप क्या बात बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये सबसे ज्यादा, वो सभी जाति का, ये बात नहीं है, हिंदू का भी ध्यान रखते हैं, मुसलमान का भी ध्यान रखते हैं, सिख का भी ध्यान रखती है, ईसाई का भी ध्यान रखती है, सभी जाति को लेकर चलती है। इसलिए हमारी नेत्री का कहना है कि धर्म सबका जुदा जुदा, धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव हम सभी का, हम लोग सभी का उत्सव मनाते हैं। ये नहीं कि वहां पर टोपी नहीं पहनते हैं, ये नहीं कि वहां पर पगड़ी नहीं बांधते हैं, ये सेकुलरिज्म का पहचान है।
मैं अगर कहीं जाऊंगा, मैं आपके महफिल में जा करके अगर टीका लगाऊंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एज ए मैं इंडियन हूं और इंडिया हमारा सेकुलर कंट्री है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी कभी टोपी नहीं पहनेंगे। क्यों? कि वो उससे मुसलमान। अरे 10 सेकंड अगर मैं किसी का धर्म का अगर पगड़ी को मैं पहन लेता हूं तो मैं उनके धर्म में परिवर्तन नहीं हो जाता हूं। लेकिन ये सेकुलर का पहचान है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस, T फॉर टेम्पल, M फॉर मॉस्क, C फॉर चर्च, ये 3 नाम से हमारी पार्टी का समझ लिए नाम दिया हुआ TMC। इसका एक्सप्लेन मैंने आपके चैनल के माध्यम से किया। यहाँ किसी इसलिए हमें दावा, हम फक्र करते हैं, हम यहाँ कमांड हमें है कि हमारी यहाँ की जनता जो हम लोगों को तीसरी बार चुनी है और आने वाले 2026 में फिर से कम 230 प्लस लेके आएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं। ये आप शेखर जी, आप कहीं पर कोड कर करके लिख लिए, चौथी बार हम लोग सरकार बना रहे हैं और फुल मेजॉरिटी के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा। अच्छा, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने जो आपने 230 का आंकड़ा दिया है वो मैंने लिख लिया है, मैं उसको लिख चुका हूं। मैं सिर्फ एक चीज का आंकड़ा आपसे चाहता हूं। 2021 में जब एहतशामुल जी चुनाव हुआ, संपन्न हो गया, ममता बनर्जी ने शपथ ले ली, उसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में जो स्थिति थी, आप वो फिगर भी हमें कोट कर दें कि कितना हिंदू उस समय वहां से पलायन करके गया, कितना हिंदू जलाया गया, मारा गया। आंकड़े मेरे पास भी है। मैं चाहता हूं कि आप इतने ईमानदारी से चीजों को रख रहे हैं, आप ही बता दीजिए, वरना मेरे आंकड़े रहेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं ये पत्रकार बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये सीधी आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये देखिए, मैंने आपको तो कहा कि सबसे ज्यादा हिंदू से मोहब्बत रखने वाली हमारी नेत्री ममता बनर्जी है। क्या आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद कोई हिंसा नहीं हुई? देखिए, ये हिंसा जो भी थोड़ी बहुत हुई, लेकिन ये क्रिएटेड बाय भारतीय जनता पार्टी। तो आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? जो सारी पुड़िया आपकी जेब में रखी हुई है। नहीं एहतशामुल जी, इसका जवाब तो देखिए मैं लूंगा। आप ही ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में है, और वैसे भी कानून व्यवस्था राज्य का ही विषय है। अगर एक भी हिंदू को पलायन करना पड़ा था पश्चिम बंगाल से, तो आज की चर्चा में आप उसका भी जवाब उसी ईमानदारी से दीजिए जैसे बाकी सवालों का दे रहे हैं। अगर एक भी परिवार था, हमारे पास फुटेज है साहब, मैं खुद उस समय ग्राउंड पे था, हमने देखा है अपनी आंख से कि क्या स्थिति थी। बात कर रहे हैं शेखर जी, किस जिला की बात कर रहे हैं आप? कौन से जिला की बात कर रहे हैं? अक्रॉस पश्चिम बंगाल आप देखिए कि जितनी जगह, असम से पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला का सर बात कर रहे हैं आप आनंद जी? उत्तर परगना से गया, दिनाजपुर से गया, तमाम जिलों से वहां पर पलायन हुआ है। कोलकाता के अंदर से पलायन हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ठीक है, तो मैं इसका जवाब मैं लोहिया जी से लेता हूं। फिर मैं आता हूं, अब आपके इसी जगह पे टिके रहिए। लोहिया जी क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव के बाद एहतशामुल जी का कहना है कि किसी जिले से कोई भी पलायन नहीं हुआ, एक भी आदमी इधर से उधर नहीं हुआ। आपके असम के मुख्यमंत्री उस समय कह रहे थे कि हम थक गए हैं पश्चिम बंगाल के लोगों को पनाह देते देते। शेखर जी, ये तो जग जाहिर है टीएमसी की सरकार वहां पर पूर्ण रूप से फेल है। मैं बार बार इसीलिए तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनेगी कि टीएमसी की सरकार पूर्ण रूप से वहां फेल है और वहां की जो कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। वहां पर हिंदुओं ने कितना पलायन किया है, और पलायन ही नहीं, किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके फांसी लगा दी गई, जिंदा जला दिया गया। ये किसने नहीं देखा? शेखर जी, आपने नहीं देखा क्या? मैं नहीं देखा? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं व्यक्तिगत आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। आपने तो अच्छी पत्रकारिता वहां पे की है, आपने अपनी आंखों से सारी चीजों को देखा है। अब ये लोग झूठ कैमरे पे आकर झूठ बोल दें तो इससे साफ तो हो नहीं सकता। देश की जनता ने पूर्ण रूप से हर चीज को देखा है। वहां किस प्रकार से हिंदुओं की हत्याएं हुई है, हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है, महिलाओं को नंगे अर्धनग्न भागना पड़ा है, वस्त्र नहीं है शरीर पे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं लोग? हिंदुओं को तो इन लोगों ने जला जला करके मारा है। वहां की सरकार फेल है। ये लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति पर वहां टिके हुए हैं शेखर जी, और ये तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, बार बार कह रहे हो ना, इसका जवाब हम लोग सबको एक नजर से देखते हैं। आपने एक नजर से अगर किसी को देखा है तो केवल और केवल एक धर्म विशेष को देखा है,
आपने हिंदुओं की सुरक्षा नहीं की। हिंदुओं की सुरक्षा की होती तो आपकी सरकार फेल नहीं एहतसामुल होती। जी से जवाब ले हिंदुओं की लेते हैं। सुरक्षा की होती तो हिंदुओं को पलायन नहीं करना पड़ता, हिंदुओं की हत्याएं नहीं होती। टीएमसी सरकार में ठीक है। सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। ठीक है लोहिया जी। एहतसामुल जी, सबसे बड़ी बात है शेखर जी, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से समझ लिए कि 11 के बाद ये हमारे राज्य में नजर लगा के बैठे हुए हैं कि हम यहाँ सत्ता पर काबिज हो, लेकिन इनका सपना साकार नहीं होता है। इसलिए इनको तो समझ में नहीं आता, ना ये यहाँ के भाषा जानते हैं, ना यहाँ के कल्चर जानते हैं, ना यहाँ के सभ्यता जानते हैं, ना यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि को पहचानते हैं। हमारे देखिए आदरणीय हमारे जो होम मिनिस्टर जी आए हुए थे अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान रविन्द्रनाथ ठाकुर को रविंद्रनाथ सान्याल कहा। तो उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि कौन क्या है नहीं है, ना इनको बंगला से कोई मतलब है। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, जो काम करते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जहां जहां इनकी राज्य में पश्चिम बंगाल के माइग्रेंट लोग काम करते हैं, उनको कहते हैं मारा जाता है और उसके बाद में उनको बांग्लादेशी कहते हैं। क्या बांग्लादेश बंगाल बोलने वाले, बांग्ला बोलने वाले इस तरह का झूठा बांग्लादेशी है? कोई एक बांग्लादेशी निकला? इस तरह का झूठ ना फैलाइए। इस राज्य का, ये भारत का किसी प्रांत का आदमी किसी भी प्रांत में रह सकता है, लेकिन क्या हमारे यहाँ कोई भी हिंदी भाषी को मारा जा रहा है? इस तरह का पश्चिम बंगाल का क्या ही है। लेकिन हमारे बांग्ला बोलने वाले को जहां जहां डबल इंजन की सरकार है उसको मारा जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। लोहिया जी, आपका क्या रिप्लाई है? मारा गया है। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है लोहिया जी। नहीं, सपना ये होगा तो नहीं बेबुनियाद पक्का। बातें हैं। ये तो हमने पूरी दुनिया ने देखा है। क्या वहां पर हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ है? क्या वहां पर हिंदुओं की हत्याएं नहीं हुई है? पश्चिम बंगाल का जितना बुरा हाल है शायद हिंदुस्तान में किसी स्टेट का इतना बुरा हाल नहीं है। कैसी बातें करते हैं लोग? वहां की सरकार पूर्ण रूप से फेल है। और आप बात करते हैं एक विशेष धर्म की। अरे हिंदुओं को तो वहां बकायदा अगर काली माता दुर्गा पूजा की अगर पूजा करने के लिए भी वहां पर हाईकोर्ट जाना पड़ता है। शोभा यात्रा में पथराव होता है, शोभा यात्रा नहीं कर सकते। कैसी बात कर रहे हो आप लोग? ये झूठ परोसना बंद करिए। ये पश्चिम बंगाल की जो जनता है ना, देवतुल्य जनता, उन लोगों ने आपके राज को देख लिया है। जिस प्रकार से आपने वहां पर आतंक मचाया टीएमसी सरकार ने, अब वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कमल खिलेगा। ठीक है एहतसामुल जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं। अब मेरे एक सवाल का आपसे मैं जवाब लूंगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे जो भी होंगे वो तो जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तब होंगे। मैं आपसे सिर्फ यह समझना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी की सरकार की वापसी होती है तो हिंदुओं के साथ में कोई अत्याचार नहीं होगा, इस बात की टीएमसी गारंटी लेती है? या फिर टीएमसी को भी इस बात का डर है कि अगर वहां पर बीजेपी की सरकार बनती है तो जो 2021 में हिंदुओं के साथ में हुआ वो पलट करके दूसरों के साथ में भी हो सकता है? देखिए शेखर जी, हमारी सरकार बनती है, अभी तो सरकार हमारी है और आने वाले दिनों में भी सरकार रहेगी। हमारे यहाँ हिंदू खतरे में नहीं है, हमारे यहाँ हिंदुओं के ऊपर में कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। हमारे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अगर आबादी है तो हिंदू भाइयों की है। आज 65 से 70% हमारे हिंदू भाई है, 30 से 33% मुसलमान है। तो किस हिसाब से हिंदू खतरे में है? ठीक है, ये मैं भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी आखिरी का जुमला कमेंट के है। समय अब लोहिया जी से। भारतीय ठीक है, मैंने जनता पार्टी समझ लिया आपकी बात। लोहिया जी, आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास। नितिन नवीन की चुनौती पश्चिम बंगाल, क्या वो पार कर पाएंगे? जिस तरीके का एग्रेशन पश्चिम बंगाल में है वो सामने से दिख रहा है, एहतसामुल जी की बात से भी और ग्राउंड पे भी। देखिए मेरा सवाल लोहिया जी से था। नितिन नवीन जी के नेतृत्व में ये किन के लिए सवाल है? लोहिया जी के लिए। लोहिया जी के लिए। लोहिया जी, शेखर जी, निश्चित तौर पर नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। और मैं एक छोटी सी एक बात और आपको के माध्यम से कहना चाहता हूं। पिछली बार ममता जी 2 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, ये डर का कारण था, और 1 सीट को हार गई थी, ये डर का कारण था। और इस बार पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावा कह रहा हूं, वहां की जनता के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। हमें लगता है कि ये तो पश्चिम बंगाल की जनता को तय करना है कि आखिर में ये फैसला किसके हक में जाता है। लेकिन एक बड़ी चीज ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस शख्सियत को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है
उसके सामने चुनौती कम बड़ी नहीं है। पश्चिम बंगाल से हमने उसका एक रुझान लिया है आज की चर्चा में। इससे भी बड़ी चुनौती तमिलनाडु में है, जहां बीजेपी की सीनियर लीडरशिप ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अब आप समझ सकते हैं कि दो ऐसे प्रदेश जहां हिंदी कम बोली जाती है, तमिलनाडु में तो और भी ज्यादा इसकी कमी है। पश्चिम बंगाल में आपको थोड़ा बहुत मिल भी जाएगी, लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ये दो ऐसे राज्य जो नितिन नवीन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा हैं। फिलहाल इस वार्ता में इतना ही। नमस्कार। राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं, राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है। इसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, इसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नवीन जी करेंगे। पार्टी एक नए जनरेशन को आने वाले समय के लिए स्थापित कर रही है। चुनाव में गए थे पटना में, हमको पता ही नहीं था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इतने विराट रूप में आएंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी की सोच है।